वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है बच्चों, उसमें एनसीईआरटी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, इक्वेशंस हैं, उनको हम डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे। मीन्स उसमें कौन सा एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है, टाइप रिएक्शन का क्या है, उसके अंदर कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है, एंड प्रीवियस एग्जाम्स में कौन कौन सी रिएक्शंस आ चुकी हैं। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अपने पास यहाँ टोटल 26 एनसीईआरटी की रिएक्शंस हैं बच्चों। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन अपने पास है, ओलंपियाड में कई बार ये रिएक्शन पूछी जा चुकी है। एंड क्वेश्चन में आपको बताता हूँ बच्चों, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था। रिएक्शन आप देख रहे हैं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। फर्स्ट रिएक्शन एनसीईआरटी की है कि मैग्नीशियम को आपने बर्न करना है एंड उससे एक पाउडर आपको मिलेगा जिसका कलर होगा वाइट, और उसको कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों, क्वेश्चन ये था कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो फिर आपको कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा एंड उसका फंक्शन क्या होगा, ये पूछा हुआ था बच्चों। आपकी समझ में क्वेश्चन आया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करना था एंड उससे जो सॉल्यूशन बनता उसका यूज क्या है। सो उससे सॉल्यूशन बनेगा बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंड बच्चों, आपको पता है कि ये बेसिक नेचर का है, मीन्स इसका पीएच 7 से ज़्यादा होने वाला है, 7 to 14 इसका पीएच होने वाला है। एंड इट इज़ एन एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होते हैं बच्चों, जो स्टमक में एक्सेस HCl प्रोड्यूस हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। सो एंटा एसिड की तरह इसको यूज़ करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स को, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सो ये क्वेश्चन वहाँ पूछा हुआ था। सो बच्चों, आगे ये रिएक्शन आपको एक्सोथर्मिक मिलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, प्लस ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन किस तरह से बच्चों, अगर आप ऊपर रिएक्शन को देखोगे तो MgO2 आपको दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, दो एलिमेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। एंड नीचे दो कंपाउंड कंबाइन होके बच्चों एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो दो एलिमेंट भी कंबाइन हो सकते हैं, दो कंपाउंड भी कंबाइंड हो सकते हैं, एंड एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ भी ऐड हो सकता है। सो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन में अपना चलते हैं। सेकंड रिएक्शन NTSE 2016 में पूछा हुआ है। आपने जिंक मेटल को डाइल्यूट H2SO4 के साथ बच्चों ट्रीट करना था। डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब आप रिएक्शन करते तो उससे कलरलेस सॉल्यूशन ZnSO4 बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस उससे इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। सो आपने याद रखना है, मेटल प्लस एसिड आपको हमेशा क्या देगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस हो जाएगी बच्चों। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है बिकॉज Zn बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। सो Zn इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा और खुद वहां पर जुड़ जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, हीट यहां लिखी जाएगी प्रोडक्ट के साइड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड आपको याद रखना है कि मेटल प्लस एसिड की जो रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ही होती हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। NTSE 2015 में रिएक्शन पूछा हुआ था। आयरन की रिएक्शन बच्चों वाटर के साथ, आयरन व्हेन रिएक्ट विद वाटर। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आयरन वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। आयरन वाटर के साथ रिएक्शन नॉर्मली नहीं करता है। हमें क्या करना पड़ता है, इस आयरन को पहले रेड हॉट करना पड़ता है, मतलब उसको मोल्टन स्टेट से थोड़ा सा पहले जो रेड हॉट वाली कंडीशन होती है वहां तक उसको हीट करना पड़ता है, जिसमें आपको लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगेगा। वहां तक जाने के बाद जब वो रेड हॉट हो जाए तो आप स्टीम से उसको क्या करोगे, रिएक्शन उसकी करोगे, बिकॉज बॉइलिंग लिक्विड से ज़्यादा लेटेंट हीट वेपोराइजेशन किसके अंदर होगा, स्टीम के अंदर होगा। सो स्टीम ज़्यादा अच्छी तरह से ज़्यादा हीट होगी, सो ज़्यादा उसको रिएक्शन करेगा। एंड Fe3O4 बच्चों उससे बनेगा। इस कंपाउंड में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ना तो ये फेरस ऑक्साइड है एंड ना ही फेरिक ऑक्साइड है। ये है बच्चों मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, जिसको हम कहते हैं आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, बिकॉज इसके अंदर
फेरिक ऑक्साइड प्लस फेरस ऑक्साइड दोनों ही होते हैं, एंड लास्ट में H2 गैस यहाँ रिलीज हो जाएगी। सो ये रिएक्शन आपने याद रखनी है कि मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन इससे प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी बच्चों एज वेल, एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन होगी। रिएक्शन 4 अगर हम देखें तो 2018 के NTSC में ये रिएक्शन पूछी हुई थी। 2018 में बच्चों पूछा हुआ था कि वाटर गैस को अगर हम 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्ट करवाते हैं, अगर उसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट वहां बनेगा। ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ था बच्चों मीथेनॉल एज वेल, एंड मीथेनॉल ही उसका क्या आंसर हो जाएगा, CH3OH जो कि लिक्विड स्टेट में होगा मीथेनॉल। सो वाटर गैस सबसे पहले किसको कहते हैं, वाटर गैस क्या हो जाएगी बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 को हम कहते हैं वाटर गैस, एंड दोनों ही कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैसेज स्टेट में होंगी जो कि एज अ फ्यूल काम करता है। साथ में आपने नोट कर लेना है कि प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, ये होती है बच्चों प्रोड्यूसर गैस। सो इस रिएक्शन को हम फिशर ट्रोपाश प्रोसेस या फिर फिशर ट्रोपाश रिएक्शन भी कहते हैं। सो आप इसको नोट कर सकते हैं। 2018 के अंदर इस प्रोडक्ट को पूछा हुआ था कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो मीथेनॉल ये प्रोडक्ट बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में अपनी चलते हैं फोटोसिंथेसिस। आप देख रहे होंगे कि एरो के ऊपर सनलाइट एंड क्लोरोफिल लिखा हुआ है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल एरो के ऊपर लिखा हुआ है, मीन्स ये एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होने वाली है एंड प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन गैस एंड वाटर, एंड ये एक ऑब्वियसली बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी बिकॉज आपके एरो के ऊपर हीट जो कि एनर्जी की फॉर्म है यहाँ पर सनलाइट। सो सनलाइट से इस रिएक्शन को इनिशिएट किया जा रहा है, मीन्स ये यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी बिकॉज हीट को ये एब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, सो इस तरह से आपका ग्लूकोज यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों देखते हैं, रिएक्शन नंबर 6 है अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम जो कि वाइट कलर का एक पाउडर होता है, जब आप उसको मार्केट से लाते हैं एंड वाटर के साथ ट्रीटमेंट उसका करते हैं, डिसॉल्व हो जाता है बच्चों अच्छे से, तो वो बनाता है स्लैक्ट लाइम, जिसको आप क्या करते हैं अपनी घरों की दीवारों को वाइट वॉश करने के लिए यूज करते हैं। सो स्लैक्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है बच्चों। pH उसका आपने याद रखना है, मोर देन 7 उसका pH होता है, मीन्स वो बेसिक होता है। एंड जो ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होगी। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है बिकॉज एक कंपाउंड है CaO, दूसरा कंपाउंड है वाटर, एंड वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब बच्चों सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे रिएक्शन के अंदर तो उसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने याद रखना है। फिर हमने क्या किया कि क्विक लाइम को हमने जैसे दीवारों पे लगाया तो कुछ टाइम बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, उसमें एक हार्ड सॉलिड एक लेयर उसमें डिपॉजिट हो जाती है, एक लेयर उस पर जम जाती है बच्चों। उस लेयर को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब वो लेयर डिपॉजिट क्यों हो रही है, क्योंकि जो अपना स्लैक लाइम हमने दीवारों पे लगाया था वो एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्शन करेगा। जो CO2 एटमॉस्फेयर में होगी उससे वो रिएक्शन करेगा एंड कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड एक वाइट लेयर दीवारों पे लगा देगा। मॉइस्चर वहां पर मिलेगा आपको एज अ बाई प्रोडक्ट। सो ये कंप्लीट रिएक्शन आपको NCERT में गिवन है और किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे। सो नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं बच्चों। रिएक्शन नंबर 7 अपने पास है। ये एक सबसे पहले तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखाई दे रही है बिकॉज कार्बन एक एलिमेंट है एंड ऑक्सीजन O2 भी एलिमेंट है। सो ये आपको 2 एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं एंड CO2 बना रहे हैं। सो कार्बन जो कोल की फॉर्म में है उसका कंबशन कर रहे हैं, आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी प्लस हीट एंड लाइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी बच्चों ये ओवरऑल, एंड कॉम्बिनेशन है। कंप्लीट कंबशन अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का करना है बच्चों, अगर आपको कंप्लीट कंबशन करना है तो आपको एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी।
आपको लिमिटेड अगर ऑक्सीजन लेनी है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, बट अगर आप एक्सेस ऑक्सीजन लेंगे तो उससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कंप्लीट कंबशन हो गया है। नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। एग्जाम्पलर में बच्चों पूछा हुआ है कि जब H2 एंड O2 को हम कंबाइन करते हैं, H2 एंड O2 को, तो H2O बनता है। आपने तीनों की फिजिकल स्टेट को बताना है कि वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कौन से स्टेट में होंगे। बच्चों सॉलिड तो इसमें से कोई नहीं है, H2 गैसेज स्टेट में होगा, O2 भी गैसेज स्टेट में ही होगा, बट वाटर आपका लिक्विड स्टेट में बनेगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी बिकॉज दो एलिमेंट यहां पर कंबाइन कर रहे हैं, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। आपने किस पर फोकस रखना है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के फिजिकल आपने स्टेट पर फोकस रखना है, बिकॉज ये एग्जाम्पलर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं बच्चों। रिएक्शन नंबर 9 है अपने पास। एक नेचुरल गैस है मीथेन CH4, जिसको बर्न किया जा रहा है, जिसका कंबशन किया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंड प्रोडक्ट आपको मिलेगा CO2 H2O प्लस हीट एंड लाइट। बच्चों प्लस में अगर हीट एंड लाइट मिल रही है मतलब वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है। दूसरा, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी बिकॉज इसमें इस तरह से मल्टीपल आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, ये कॉम्बिनेशन तो होगी नहीं। हीट एंड लाइट आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्यूचर में कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन का कंबशन करके आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। बच्चों जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है मीथेन। अब हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो कंपाउंड बनते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि अपना CH4 मीथेन गैस, बायोगैस। ये आपको एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा मीथेन, एंड उसके कंबशन से CO2 एंड H2O आपको मिल जाएगा। बच्चों इस तरह से हम NCERT की ये सारी जो फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो हम अपनी एक सिंगल वीडियो में कवर कर लेंगे, जो आपने एग्जाम के पहले जरूर रिवाइज करनी है। बच्चों बहुत बार पूछा क्वेश्चन है अपने पास, ओलंपियाड 2015 NTSC में सेकंड स्टेज में पूछा हुआ है रेस्पिरेशन रिएक्शन के बारे में। रेस्पिरेशन जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन हम ले रहे हैं, यहाँ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, CO2 आपको मिला, H2O एंड एनर्जी आपको फाइनली प्रोडक्ट में मिलती है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन आपने करना है, रेस्पिरेशन करना है, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट यूज हो रहा है, मतलब ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। अब एनर्जी यहाँ पर आपको 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बच्चों 38 ATP आपको मिलने वाला है। एनर्जी करेंसी मींस बहुत ज़्यादा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंड क्वेश्चन ओलंपियाड में ये पूछा हुआ था कि क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन भी है ये रिएक्शन, एंड अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन मेथड देखना है कि किस तरह से हम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन मेथड से बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसको बच्चों जरूर देख लें, बिकॉज बहुत इस चैप्टर में आपको हर एक रिएक्शन अमूमन चेक करनी पड़ेगी कि वो रेडॉक्स है या नहीं। ये रिएक्शन रेडॉक्स हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर ये एलिमेंटल फॉर्म में आपको O2 मिल रहा है, तो यहाँ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट में जो CO2 आपको मिल रहा है वहाँ पर ये -2 में चेंज हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिडक्शन, 0 से -2 हो जाएगा रिडक्शन। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का ग्लूकोज के अंदर आपको मिलेगा 0 एंड इट चेंजेस टू +4 इन CO2, जो कि हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन है। क्वेश्चन रिएक्शन नंबर 11 पर हम आ गए हैं। 2015 एंड 17 के NTSC में पूछा हुआ था कि जब आप ग्रीन विट्रॉल, जिसको हम कहते हैं बच्चों FeSO4.7H2O, ग्रीन विट्रॉल, 7H2O क्या है? 7H2O होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक FeSO4 के साथ अटैच होते हैं। FeSO4 को अगर हम हीट करेंगे तो उससे हमको मिलेगा ब्राउन कलर का एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, प्लस अपने को 2
एयर पॉल्यूटेंट गैसेस मिल जाएंगी जो कि हैं SO2 एंड SO3। याद क्या रखना है कि बर्निंग स्मेल जो सल्फर की निकलेगी वो सिर्फ SO2 से ही निकलेगी, SO2 के अंदर से ही बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाई दे रहा है कि सिंगल रिएक्टेंट है, डिकम्पोज होकर मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एरो के ऊपर आपको हीट दिखाई दे रही है, मतलब ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने वाली है। प्रोडक्ट में आपके पास दो एयर पॉल्यूटेंट गैसेस हैं, SO2 एंड SO3, एंड प्रोडक्ट आपको मेन प्रोडक्ट मिल रहा है जो ब्राउन कलर का आयरन थर्ड ऑक्साइड है, विच इज फेरिक ऑक्साइड। सो इस तरह से बच्चों आपने रिएक्शंस याद रखनी है। रिएक्शन नंबर 12 पर हम आ गए हैं। अगेन आपको सिंगल रिएक्टेंट दिखाई दे रहा है जो मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा है, प्लस एरो के ऊपर आपको हीट दिखाई दे रही है, मतलब ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने वाली है। CaCO3 को कहते हैं बच्चों लाइमस्टोन या फिर मार्बल, एंड जो एग शेल्स बने होते हैं, एग के बाहर के जो प्रोटीन शेल्स बने होते हैं, दैट इज आल्सो ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी आपको याद रखना है। सो क्विक लाइम इससे बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड डिकम्पोजिशन से, एंड CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है एंड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। 2018 में आपके पास लेड नाइट्रेट की ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए बच्चों पूछी हुई थी। 2014 में भी रिएक्शन आ चुकी है, ओलंपियाड में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो लेड सेकंड नाइट्रेट जो कि कलरलेस होता है और उसको हम कहते हैं प्लम्बस नाइट्रेट, बिकॉज आपके पास Pb2 पॉजिटिव होता है प्लम्बस एंड Pb4 पॉजिटिव होता है प्लम्बिक। सो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं Pb2 पॉजिटिव, तो उसको हम कहेंगे प्लम्बस नाइट्रेट, जो कि कलरलेस है एंड हीट आप कर रहे हो। सो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होगा बच्चों, यहाँ आप नोट कर लें येलो कलर का होगा, एंड इसको कहेंगे लेड सेकंड ऑक्साइड। प्लस प्रोडक्ट में ब्राउन कलर के फ्यूम्स इवॉल्व होंगे, एंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको कौन सी गैस प्रोवाइड करवाएगी, किस गैस से आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स आएंगे। सो बच्चों ऑक्सीजन अपने पास है कलरलेस ऑर्डरलेस, तो उसका तो चांस ही नहीं है ब्राउन कलर। आपने याद ये रखना है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स होता है बच्चों, सिंपली जो धुआं जो होता है, सो गैस जो रिलीज होगी वो ब्राउन कलर की नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक, ये आपने रिएक्शन देखनी है। लास्ट आप इसको बैलेंस करके जरूर प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, या नाइट्रोजन 2 और आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ है बच्चों 2 मीन्स नाइट्रोजन यहाँ पर 4 हो जाएंगे एंड इधर भी नाइट्रोजन आपके 4 हो जाएंगे। सो आप इसको बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर लें। रिएक्शन नंबर 14 अपने पास आ रही है, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है बच्चों। एरो के ऊपर आपको इलेक्ट्रिसिटी लिखी हुई दिखाई दे रही है, मतलब और डिकम्पोजिशन हो रहा है, मीन्स ये एक इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं। प्रोडक्ट आपको H2 एंड O2 मिल जाएंगे। मोल रेशियो आपने याद रखना है कि मोल रेशियो इसमें पूछा जाता है। अब वो क्या होता है कि आपने इस रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है, बैलेंस करने के बाद आप क्या देखते हो कि H2 एंड O2 आपको 2:1 में मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर ऑक्सीजन आपके पास 5 लीटर या 5 ml आपको मिले तो हाइड्रोजन आपको 10 ml मिलने वाली है, उसका 2 गुना। ठीक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो मोल रेशियो यहाँ 2:1 हो जाएगा H2 एंड O2 का। रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, दोनों साइड रिएक्शन चल सकती है, एंड H2 आपको कैथोड पर मिलेगा एंड O2 मिलेगा एनोड पर, बिकॉज एनोड पर मिलते हैं एनायन। कैसे याद रखना है, A4A, एनोड पर एनायन, कैथोड पर कैटायन। अब ऑक्सीजन जो है नेगेटिव है तो एनोड पर एनायन आपको मिल जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। सो नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास रिएक्शन नंबर 15, एंड सिल्वर के हैलाइड आपको जहां पर दिखेंगे, मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हम उसको यूज करने वाले हैं। सो सिल्वर का क्लोराइड येलो कलर का होता है AgCl, एंड सनलाइट एरो के ऊपर शो हो रही है, मतलब
ये एक डिकम्पोजिशन पहले तो होने वाला है एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होने वाला है। मतलब आप सनलाइट से या फिर लाइट से आप इसको डिकम्पोज करते हो तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन उसको कहते हैं। एंड ग्रे कलर का सिल्वर आपको यहाँ मिलेगा प्लस क्लोरीन गैस। सो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। यूज होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी एज वेल, क्योंकि सनलाइट एज अ एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हो रही है। मेन पॉइंट है कि क्या ये एक रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? तो बच्चों आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ तो आपको पता है कि एलिमेंटल फॉर्म में है दोनों एलिमेंट्स, तो इनका तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। यहाँ पर क्लोराइड होगा -1 और सिल्वर होगा +1। सो ऑब्वियसली क्लोरीन -1 से 0 जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, एंड +1 से ये जा रहा है 0, मतलब डिक्रीज हो रहा है, मीन्स रिडक्शन हो रहा है। सो बच्चों इस तरह से आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को चेक कर सकते हैं और ये एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। नेक्स्ट रिएक्शन इसी की तरह है। रिएक्शन नंबर 16 पर हम आ गए हैं। सिल्वर का हैलाइड है अपने पास AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि पेल येलो कलर का होता है। सनलाइट यहाँ पर भी इसको ब्रेक डाउन करेगी एंड सेम रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक हो गई, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होगी, रेडॉक्स भी होगी एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा। जो फॉर्म ऑफ एनर्जी NCERT में पूछा हुआ है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी कोजिंग दिस डिकम्पोजिशन, यहाँ पर सनलाइट बच्चों जो एनर्जी की फॉर्म होगी या लाइट जो होगी वो उसको डिकम्पोज करने का काम कर रहा है। रिएक्शन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है एंड कभी भी ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिकॉज NCERT में ये रिएक्शन नहीं गिवन है। बच्चों NCERT में इस रिएक्शन को एक्टिविटी के तौर पर पूछा हुआ है, बट ये रिएक्शन गिवन नहीं है। सो पूछा उन्होंने ये है कि अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, आपने याद रखना है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड इज आल्सो अ सबलाइम सब्सटेंस। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड को जब हम ट्रीट करते हैं, रिएक्शन उसकी करवाते हैं, तो क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? सो ये पूछा हुआ है। प्रोडक्ट आप नोट कर लेंगे कि बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। एंड मेन बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हाईली एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर पर आप रिएक्शन करना स्टार्ट करोगे, माना आपने 25 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करना स्टार्ट किया, बच्चों रिएक्शन जैसे कंप्लीट होगी इसका टेम्परेचर हो जाएगा -20 डिग्री सेल्सियस। -20 से -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाएगा। इसका मतलब कोई भी मॉइस्चर अगर बीकर पर होगा तो फ्रीज हो जाएगा, प्रोडक्ट तो आपको वैसे ही फ्रीज हो जाएंगे, एंड जो भी आपके पास। सो बच्चों बहुत ज़्यादा एंडोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है। रिएक्शन का टेम्परेचर -20 से -40 डिग्री तक चला जाएगा, एंड जो भी मॉइस्चर होगा बीकर के आउटसाइड वो सारा फ्रीज हो जाएगा। सो आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। रिएक्शन नंबर 18 पर आ गए हैं और यहाँ से हम पढ़ेंगे कौन सी टाइप की रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन बच्चों डिस्प्लेस कर रहा है, हटा रहा है कॉपर को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है आयरन, एंड आपको पता है बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एंड प्रोडक्ट आपका बनेगा FeSO4। अब रिएक्शन स्पेशल क्यों है? क्योंकि रिएक्शन NCERT के एक्टिविटी में गिवन है कि अगर आपने आयरन नेल्स को, जो आयरन की कीलें होती हैं, उनको आपने ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में अगर डिप कर दिया तो कलर सॉल्यूशन का किस तरह से चेंज होगा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपकी ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट क्या बनेगा? FeSO4 बनेगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आयरन नेल्स हैं वो ब्राउनिश कलर के क्यों चेंज हो जाते हैं, ग्रे से ब्राउन कैसे हो जाता है? बिकॉज जो ये फ्री कॉपर बचा हुआ है, इस कॉपर की डिपोजिशन हो जाती है आयरन नेल्स के ऊपर। ठीक है, ये आपने क्लियर रखना है कि आपने आयरन नेल्स को ब्लू कलर के सॉल्यूशन में डिप किया, विच इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जैसे आपने डिप किया तो आपको कुछ देर बाद, क्योंकि वो डिस्प्लेस हो गया कॉपर, तो आपको मिल गया FeSO4 का सॉल्यूशन, एंड FeSO4 बच्चों क्या हो जाएगा?
ग्रीन कलर का ग्रीन विट्रॉल सॉल्यूशन बनाएगा एंड कॉपर जो फ्री रहेगा वो आयरन नेल्स के ऊपर कोटिंग कर लेगा। सो इस तरह से ये रिएक्शन आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर 19 पर पहुंच गए हैं, विच इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Zn बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। सो क्या किया उसने, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल लिया, कॉपर हो गया अलग, ठीक है। ZnSO4 बना जिसका कलर होता है वाइट एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकंड, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, तो आप किस तरह से इसको चेक करोगे कि ये तो एलिमेंटल फॉर्म है कॉपर, जिंक भी एलिमेंटल फॉर्म है, सो ये इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया एंड यहाँ पर कॉपर होगा +2 एंड सल्फेट होगा -2, ठीक है बच्चों, एंड जिंक होगा +2 सल्फेट होगा -2। तो आप देखोगे कि जिंक अगर 0 से +2 में जा रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मीन्स जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड कॉपर को आप देखोगे कि +2 से कहाँ चला गया, 0, मतलब उसका हो गया रिडक्शन, क्योंकि डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो सल्फेट का यहाँ पर क्या काम होगा बच्चों, सल्फेट एक ऐसा यहाँ आयन का काम करेगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं है, इसका रेडॉक्स रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है, हम इसको आयनिक रिएक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इट इज आल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। रिएक्शन नंबर 20 में हम आ गए हैं, लेड डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो उसको हटा देगा। एंड कॉपर क्लोराइड विच इज नोन एज क्यूपरिक क्लोराइड, बिकॉज कॉपर सेकंड यहाँ यूज हो रहा है। लाइट ब्राउन कलर का बच्चों ये प्रोडक्ट होता है एंड PbCl2 इससे बनेगा जो कि वाइट कलर का हो जाएगा एंड कॉपर बाहर आ गया अपने सॉल्यूशन से बिकॉज वो लेस रिएक्टिव था। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 21 हमको दिखाई दे रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों Na2SO4 जो सोडियम सल्फेट है प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है आयंस का। कोई भी आयन अपने सॉल्यूशन से बाहर नहीं निकलता बल्कि एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज किस तरह से कि सोडियम आ जाएगा यहाँ पर और बेरियम आ जाएगा यहाँ, ठीक। सो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगी क्योंकि बेरियम सल्फेट के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनने वाले हैं। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती हैं, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि जब आप चेक करोगे तो आपको दोनों साइड के आयंस के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको सेम मिलेगा। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है प्लस प्रेसिपिटेशन है क्योंकि वाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं एंड इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट होते हैं बच्चों प्रेसिपिटेट। रिएक्शन नंबर 22 है अपने पास कि लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है बच्चों। लेड नाइट्रेट की अपने सिलेबस के अंदर 2 रिएक्शंस हैं एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ फर्स्ट रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि लेड नाइट्रेट जब रिएक्शन कर रहा था, डिकम्पोज हो रहा था, तो उससे PbO बन रहा था, लेड ऑक्साइड, जो कि येलो कलर का था। ये भी प्रेसिपिटेट बनाएगा, PbI2 के प्रेसिपिटेट बनेंगे जब आप लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे एंड येलो कलर के प्रेसिपिटेट हो जाएंगे लेड आयोडाइड के, PbI2 के। सो ये फ्लोरेसेंट येलो कलर के होते हैं बच्चों, चमकदार येलो कलर के क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे, यहाँ पर प्रेसिपिटेट मिलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन है एंड येलो कलर के प्रेसिपिटेट आपको मिलेंगे। तो रिएक्शन नंबर 23 है अपने पास कुछ इस तरह से, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है NCERT के अंदर। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है एंड प्रोडक्ट बना कॉपर प्लस H2O, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन की रिएक्शन हो गई, हीट से ये रिएक्शन चलेगी एंड अब आपने फाइंड आउट करना है कि क्या ये रेडॉक्स है या नहीं। तो आप 2 तरह से बच्चों इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओल्ड कंसेप्ट से अगर आप देखोगे तो यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन तो है नहीं, बट इधर हो गई ऑक्सीजन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सो H2 का तो हो गया ऑक्सीडेशन, ये क्लियर हुआ। यहाँ
इसको इस तरह से हम करते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है ये इधर जाके बना रहा है कॉपर, मतलब इसके अंदर से ऑक्सीजन हो गई गायब। जैसे ही हमने कॉपर बनाया ऑक्सीजन रिमूव हो गई। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। सो इसका हो गया रिडक्शन। ओल्ड कंसेप्ट हो गया। मॉडर्न से आपने चेक करना है। ये तो हो गया एलिमेंटल फॉर्म में जीरो, ये भी हो गया एलिमेंटल फॉर्म में जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जीरो जीरो हो गई। यहां पर हो गया कॉपर +2 से जीरो में जा रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन। एंड H2 आपका जीरो से कहां जा रहा है, +1 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसलिए आप दोनों तरह से चेक कर सकते हैं कि ये और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा जिसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा CuO, सिंपल। एंड H2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका बच्चों ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी कहते हैं एंड रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहते हैं। 24th रिएक्शन पर पहुंच गए हैं। ZnO की रिएक्शन हो रही है कार्बन के साथ, ZnO प्लस कार्बन। क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। ZnO से ऑक्सीजन हो गई गायब और वो बन गया Zn, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गई, सो इट इज रिडक्शन। कार्बन में ऑक्सीजन आ गई रिएक्ट प्रोडक्ट के साइड, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गई, मींस ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। सो ऑक्सीडेंट कौन सा होगा जिसका रिडक्शन हो रहा है, ZnO। ZnO क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेंट। एंड रिडक्टेंट कौन होगा जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, जो कि होगा कार्बन, सिंपल। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन NTSE 2019 एंड 17 में पूछा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। इस तरह से MnO2 HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, MnCl2 H2O एंड Cl2 बना रहा है। अब आपने ये पता करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो आप ये देख रहे हो कि MnO2 के अंदर तो ऑक्सीजन था, बट इधर MnCl2 मीन्स ऑक्सीजन हो गया गायब। और जब ऑक्सीजन गायब हो गया Mn से, तो ऑब्वियसली उसका हो गया रिडक्शन, क्लियर। यहां था HCl और इधर वो बन गया Cl। अगर आप इसको मॉडर्न मेथड से करोगे तो आई थिंक ज़्यादा ये आसान आपको रहेगा, बिना किसी कन्फ्यूज़न के ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे कि Mn के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +4 की, ठीक, एंड इधर Mn के ऊपर आएगी +2 की। तो +4 से +2 कम हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया। इधर क्लोराइड के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर -1 और इधर क्लोरीन क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 होगा। सो ये माइनस से 0 चला गया, इंक्रीज हो गया, सो ये हो गया ऑक्सीडेशन। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एंड HCl अंडरगो ऑक्सीडेशन मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये चेक करना नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, मैंने एक वीडियो इस पर बनाया है कि रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। सो बच्चों, चैप्टर की बिल्कुल लास्ट रिएक्शन है अपने पास, रिएक्शन नंबर 26 एंड ओलंपियाड NTSE एंड स्टेज 2 बहुत बार रिएक्शन पूछी जा चुकी है। एंड जैसे ही आपने देखा रस्ट मीन्स ये एक कोरोजन की रिएक्शन होने वाली है, रस्टिंग की रिएक्शन होने वाली है। बच्चों, कोरोजन के अंदर अगर आयरन का कोरोजन हो रहा है तो उसको कहते हैं रस्टिंग। बाकी किसी भी कोरोजन को हम रस्टिंग नहीं कहते। कोरोजन कॉपर का भी होता है, कोरोजन यहाँ सिल्वर का भी होता है, बट आयरन के ही कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं। क्या करना है, आयरन को ऑक्सीजन के साथ वाटर, इट मीन मॉइस्चर के साथ आपने उसको रख देना है।
सो XH2 थोड़ी लंबी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। सो Fe2O3.XH2O आपको रस्ट का फॉर्मूला मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड। अब आप कहोगे सर ये X क्या है, तो X यहाँ पर वेरिएबल है वाटर का, वाटर कितना भी मॉलिक्यूल यहाँ आप ले सकते हैं। सो Fe2O3.XH2O जो कि हाइड्रेटेड फेरिक थर्ड ऑक्साइड बनेगा, जिसको हम कहेंगे रस्ट। अब ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा O2, बिकॉज उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। एंड Fe में ऑब्वियसली ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों। सो इस तरह से हमने फाइनली सारी रिएक्शंस को कवर कर लिया है। चैप्टर 1 की NCERT की रिएक्शन बच्चों आप मान के चलिए कि एग्जाम्स के अंदर वो पूछी जाएगी ही, चाहे आपका कोई भी क्वालिफाइंग एग्जाम हो उसके अंडर वो जरूर पूछी जाएगी। सो इस तरह से आप इसको अपनी NCERT बुक में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट कर सकते हैं कि कौन सी एक्सोथर्मिक है, कौन सी रेडॉक्स है कि नहीं। सो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, एंड आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। एंड इस तरह से अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फ्यूचर में ऐसे समरीज आपको और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। सो बच्चों मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर ख़त्म हो चुका है अपना क्लास 10th का, एंड कंप्लीट चैप्टर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप बच्चों देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं बच्चों अपने अगले लेक्चर में।